बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम टोटल हिस्ट्री सिविक्स क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड के लेसन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। हमारे इसकी सीरीज में आपको टोटल हिस्ट्री सिविक्स के सारे लेसन्स डिटेल में डिस्कस करके मिलेंगे। साथ ही साथ इन वीडियोस में आपको मैं बताऊंगी किस तरीके से पूरे लेसन्स को आपको एनालाइज करके और प्रिपरेशन करनी है, जिससे कि आपको ईजिली हिस्ट्री और सिविक्स के कॉन्सेप्ट्स याद रहें। साथ ही साथ लेसन्स को इस तरीके से आप समझें कि जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको आप खुद से एलिबरेट करके आंसर्स को बना सकें। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको लेसन के पीछे के क्वेश्चन आंसर्स याद करने, बल्कि आपको लेसन को समझना है। समझने के बाद आपको एनालाइज करके और आंसर्स को खुद से क्रिएट करना है। अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा लेसन 7 है, क्या है? क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट हिंदी में हम बोलते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। देखिए, बेसिकली क्विट इंडिया मूवमेंट क्या था, क्यों था, आपके पोर्शन में सिर्फ इतना ही है। मतलब क्विट इंडिया मूवमेंट हम कहते किसको हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट कौन लेकर आया, किस तरीके से आया, और साथ ही साथ क्विट इंडिया मूवमेंट किस तरीके से सक्सेसफुल हुआ या अनसक्सेसफुल हुआ, उसकी सारी स्टोरी सिर्फ आपका पोर्शन इतना ही कवर करता है। ठीक है, तो इसमें हम उन्हीं सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि हमारे पर्टिकुलरली क्लास 10th के बोर्ड के सिलेबस में कवर हो रहे हैं या बोर्ड के एग्जाम्स में आने वाले हैं। सबसे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लेते हैं, क्योंकि हर चीज़ का इंट्रोडक्शन जानना ज़रूरी है, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखिए, बेसिकली हमारा कंट्री जो है, आपको अच्छे से पता है कि हमारे कंट्री में बहुत सारे रिलीजन्स, बहुत सारे कास्ट के लोग रहते हैं। तो डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट रिलीजन के लोग होते हैं, तो सबकी अपनी थॉट होती है, सबके अपने पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। बट हमारे कंट्री में इतना कुछ होते हुए भी 20th सेंचुरी तक हर एक कास्ट और रिलीजन के लोग एक कॉमन गोल पे आ गए थे, कॉमन एम के साथ आ गए थे। उनका कॉमन एम क्या था? फ्रीडम। मतलब सबको क्या चाहिए थी? आज़ादी चाहिए थी। आज़ादी किससे चाहिए थी? तो आज़ादी ब्रिटिशर्स से चाहिए थी। तो समझ में आ रहा है ना आपको कि क्या हो रहा है बात। हमारे कंट्री में ब्रिटिशर्स का गवर्नेंस चल रहा था। ब्रिटिशर्स पूरी तरीके से हमारे कंट्री को अपने कंट्रोल में करके रखे थे। बट हमारे कंट्री के लोग ये चाहते थे कि किसी भी तरीके से हम फ्री हो जाएं, मतलब हम ब्रिटिशर्स के होल्ड से फ्री हो जाएं। तो इसके लिए बेसिकली कांग्रेस के अंडर महात्मा गांधी ने बहुत सारे मूवमेंट्स स्टार्ट किए। बट ये क्विट इंडिया मूवमेंट एक स्पेशल, कह सकते हैं, यादगार और बहुत इम्पॉर्टेंट मूवमेंट रहा, जो कि हमारे कंट्री को अल्टीमेटली फ्रीडम की ओर लेकर के गया। अब देखिए, क्विट इंडिया मूवमेंट में कौन से ऐसे इवेंट्स थे जो एक्चुअल में क्विट इंडिया मूवमेंट को लीड किए। देखिए, बेसिकली ना क्या होता है कि कोई भी अगर हमारे कंट्री में आकर के रह रहा है या हमारे ऊपर कंट्रोल कर रहा है, तो कंट्रोल तभी तक करता है जब तक हम उसको अलाउ करते हैं कंट्रोल करने के लिए। जब हम अलाउ करना बंद कर देंगे तो उसका कंट्रोल कहीं ना कहीं हमसे लूज हो जाएगा। तो सेम सिचुएशन ब्रिटिशर्स की भी थी। वी पीपल अलाउिंग देम, हम उनको अलाउ कर रहे थे, हम उनको कंट्रोल करने दे रहे थे, क्योंकि हमें खुद पे विश्वास नहीं था। हमारे कंट्री के जो लीडर्स थे या हमारे कंट्री के जो लोग थे, उनको खुद पे ट्रस्ट नहीं था। उनको ये नहीं लग रहा था कि हम कंट्री को अच्छे से स्मूथली चला पाएंगे, या हमें अभी फिलहाल में किसी की ज़रूरत है अपने कंट्री को चलाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी, इसके कारण ब्रिटिशर्स इतने लंबे समय तक हमारे कंट्री पे अपना कंट्रोल रख पाए। बट अल्टीमेटली धीरे धीरे हमारे कंट्री के लोगों को भी रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये सिचुएशन धीरे धीरे वर्स्ट होती जा रही है। और सबसे पहली चीज़ कब समझ में आई? जब रेजिग्नेशन स्टार्ट किया किसने? कांग्रेस के मिनिस्टर्स ने। ये रेजिग्नेशन कब स्टार्ट किया था? जब बिना इंडियन के लीडर्स के कंसेंट के ब्रिटिशर्स ने इंडिया को वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व कर दिया। जो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उसमें जब बिना इंडियंस के कंसेंट के इंडिया को इन्वॉल्व कर दिया गया, उस टाइम कांग्रेस के लीडर्स को ये रियलाइज हुआ कि दे आर इन्वॉल्विंग अस इन डिफरेंट काइंड ऑफ इंटरनेशनल एक्टिविटीज, जिससे हम लोग का कुछ भी बेनिफिट नहीं हो रहा है। फॉर देयर बेनिफिट दे आर यूजिंग इंडिया। अपने बेनिफिट के लिए ब्रिटिशर्स इंडिया का यूज कर रहे थे। उस समय बहुत सारे कांग्रेस के मिनिस्टर्स ने क्या किया था? रेजिग्नेशन दिया था और ब्रिटिश की इस बात को मानने से इनकार कर दिया था। तो ये एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है कांग्रेस के मिनिस्टर्स का रेजिग्नेशन क्विट इंडिया मूवमेंट को एनकरेज करने में, प्रमोट करने में। नेक्स्ट हमारा जो इम्पोर्टेंट चीज था वो था अगस्त ऑफर। अब देखिए, अगस्त ऑफर तो नाम से ही दिख रहा है ना, अगस्त ऑफर अगस्त में आया होगा, इसलिए अगस्त ऑफर होगा। बेसिकली हुआ क्या था ना कि गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी, उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए थे। कब? मई 1940 में। उसके बाद विंस्टन चर्चिल जो बने थे, क्या प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें चेंज की थी। बट हुआ क्या था? द वॉर सिचुएशन इन यूरोप worsened, the fall of France and the danger of Nazi occupation of British temporarily softened the hard stand of Congress.
जो नाजी की ऑक्यूपेशन थी वो क्या थी, वो धीरे धीरे करके ना टेम्परली डेंजर में आ गई थी। उसके कारण उसने जो है क्या किया था, कांग्रेस को बहुत सॉफ्टन कर दिया था। और जून 1940 में गांधी जी ने डिक्लेयर कर दिया था, वी डू नॉट सीक आवर इंडिपेंडेंस आउट ऑफ ब्रिटिश रन, मतलब हम ब्रिटिश से आज़ादी नहीं चाहते हैं। बट आफ्टर लेटर मतलब 1-2 महीने बाद व्हाट हैपन, द इंटरनेशनल compulsion forces the British government and the British Indian government to seek some settlement or understanding with the Congress on August 8, 1940. क्या हुआ था? On the eve of Battle of Britain, Lord Linlithgow the Viceroy made a new offer known as August offer. ठीक है, कई बार पूछता है, चूंकि अगस्त ऑफर आपके पोर्शन में नहीं है इसलिए आपको बहुत ज़्यादा डीप में इसको जानने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी क्विट इंडिया मूवमेंट है तो अगस्त ऑफर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्विट इंडिया मूवमेंट का, तो कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। द कांग्रेस रिजेक्ट्स द ऑफर, कांग्रेस ने ऑफर को रिजेक्ट किया, क्यों? बिकॉज द माइनॉरिटीज स्पेशली द मुस्लिम लीग वर assured that no constitutional scheme would be acceptable to the government unless and until it was agreed to by the minorities. The Muslim League did not accept the offer as it did not give a clear assurance for the establishment of the पाकिस्तान। बेसिकली मुस्लिम लीग क्या चाहती थी? पाकिस्तान का इस्टेब्लिशमेंट चाहती थी, जिसके बारे में कोई भी एश्योरेंस अगस्त ऑफर में नहीं था। इसके कारण इंडिया ने अगस्त ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया। फिर हमारा आया क्रिस्प मिशन। अभी क्रिस्प मिशन प्रॉपरली क्रिस्प मिशन क्या है, जस्ट थोड़ा सा आपको समझने का जरूरत है। देखिए क्या हुआ था, विथ द जापानीज आर्मी रैपिडली एडवांसिंग टूवर्ड्स इंडिया, जापानीज की आर्मी इंडिया की तरफ आ रही थी, इट बिकम नेसेसरी फॉर द ब्रिटिश टू ब्रेक द पॉलिटिकल डेडलॉक इन इंडिया। उसके लिए क्या हुआ, जो प्राइम मिनिस्टर बने थे मई 1940 में चर्चिल, उन्होंने क्या किया था, अनाउंस्ड इन मार्च 1942 दैट सर स्टफोर्ड क्रिस्प, अ मेंबर ऑफ अ war cabinet, would go to India for constitution with all the parties। मतलब बेसिकली वो क्या चाहते थे कि किसी भी तरीके से ये जो चर्चिल प्राइम मिनिस्टर थे, व्हाट ही वांट्स कि देयर इज सम कंसल्टेशन, कुछ तरीके का कुछ सेटलमेंट हो जाए किसके बीच में, अमंग पार्टीज एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये कुछ प्रपोजल्स थे जो क्रिस्प मिशन में रखे गए थे और जिस पे एग्रीमेंट हुआ था। ये प्रपोजल्स बहुत सारे वही थे जो कि एक्चुअल में इंडियंस चाहते थे। तो बेसिकली उस समय तो चीज़ें एक्सेप्ट हो गई थी, बट अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स का गोल कभी भी नहीं था इंडियंस को जो वो चाहते थे वो देना। उसके कारण क्या हुआ, क्रिस्प मिशन फेल्योर हुआ। फेल्योर ऑफ क्रिस्प मिशन आपके पोर्शन में है, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट पार्ट, इसलिए इसको ध्यान से समझिए। Almost all the parties and the section of the people reject the proposal on the following ground। proposal को reject किया, अभी किस किस ground पे? The Crisp mission did not bring with it the promise of independence in the near future। मतलब क्रिस्प मिशन में सबसे पहली चीज ही क्या कही गई थी, इंडिया वुड बी गिवन अ डोमिनियन स्टेटस व्हेन द वॉर एंड होगा तो इंडिया को क्या दे दिया जाएगा, डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। लेकिन इंडिया को कब फ्री किया जाएगा, इंडिया को कब किस टाइम फ्रीडम देंगे, इसके बारे में कोई भी बात नहीं कही गई थी। बट व्हाट एक्चुअली इंडियन वांट, दे एक्चुअली वांट इंडिपेंडेंस। क्लियर है? पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसके फेल्योर को, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हु कॉइन्ड द टर्म क्विट इंडिया। क्लियर? अब देखिए सेकंड क्या था, द प्लान इन्वॉल्व पार्टीशनिंग द कंट्री। प्लान क्या था, कंट्री का पार्टीशन करना। देन नेक्स्ट था, द लीग अपोज द क्रिएशन ऑफ सिंगल यूनियन। द प्रपोजल डिड नॉट एक्सेप्ट पाकिस्तान स्पेशली, दे डिड नॉट ग्रांट द राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन टू मुस्लिम। इस जो क्रिस्प मिशन था उसमें सेल्फ डिटर्मिनेशन मुस्लिम्स को नहीं दिया गया था, जो भी एक कारण था जिसके कारण क्रिस्प मिशन फेल्योर हुआ। नेक्स्ट क्या था, द हिंदू महासभा रिजेक्ट्स द प्रपोजल बिकॉज इट फियर्ड द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। हिंदू महासभा ने क्यों रिजेक्ट किया, क्योंकि उसको डर था कि कंट्री का हमारे पार्टीशन हो जाएगा।
The Sikh and Anglo-Indian and the Indian Christians and the labor leader also opposed them because they did not provide sufficient safeguard for their interest. मतलब मुस्लिम्स ने मना किया, हिंदूज ने मना किया, हिंदू महासभा ने भी मना किया, और साथ ही साथ जो डिफरेंट अलग अलग कास्ट के लोग थे उन लोगों ने भी इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया. द पीपल ऑफ द पार प्रिंसिलरी स्टेट has no right to send their representative to the proposed constitution making body. Their representative were to be selected by the ruler. मतलब एक और कारण था कि उनके रिप्रेजेंटेटिव्स को कौन सेलेक्ट कर रहा था, रूलर सेलेक्ट कर रहे थे. इसके लिए वो भी इंटरेस्टेड नहीं थे इस तरीके के किसी भी प्रपोजल में. डेफिनेटली किसी का भी रिप्रेजेंटेटिव होता है तो सभी चाहते हैं ना कि खुद से सेलेक्ट करें. देन नेक्स्ट क्या था, द कांग्रेस वॉज अपोज टू द प्रिंसिपल ऑफ नॉन एसेशन ऑफ द प्रोविंस. गांधी जी अपोज्ड द डिक्लेरेशन एंड अर्ज्ड द वर्किंग कमिटी टू रिजेक्ट इट. Mahatma Gandhi described the crisp proposal as a post-dated check on a failing bank. मतलब महात्मा गांधी ने किस तरीके से क्रिस्प मिशन को प्रेजेंट किया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. इट मे पॉसिबल कि ऐसा क्वेश्चन